हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ था एनर्जी और ईज ऑफ सेपरेशन, मतलब डिस्टेंस बेसिकली। ठीक है, जब हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन बना रहे होते हैं तो नोटिस करना ये कुछ ग्राफ बनेगा ऐसा। अब ये क्या शो कर रहा है पहले मैं क्लियर कर देता हूं। ये जो पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहली बात आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे सेपरेशन कम होती जाएगी एक पॉइंट आएगा जहां पे सरफेस के ऊपर वो पार्टिकल्स एड्सॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जैसे जैसे और पास आने की कोशिश करोगे, पार्टिकल्स एक दूसरे के और पास आने की कोशिश करेंगे तो वेंडरवॉल फोर्स बढ़ जाएगी। और वेंडरवॉल फोर्स से कौन सी एनर्जी बढ़ जाएगी, रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन में पार्टिकल्स एक दूसरे के पास विदाउट एनी काइंड ऑफ वर्क बीइंग प्रोवाइडेड टू देम आसानी से ईज के साथ एक दूसरे के पास आ गए। इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे उन्होंने एक दूसरे की प्रेजेंस होने के बावजूद भी सरफेस के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया है। लेकिन अगर मैं इस मिनिमा मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस मिनिमा को क्रॉस करने की कोशिश करी और पार्टिकल को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करी, तो अब वही पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, हाँ या ना? जल्दी बोलिए, क्या वही पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे? और ये समझ नहीं आ रहा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो रही है, गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ पास पास आने की कोशिश करेंगे, इस सरफेस पे चिपकने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे से एक मिनिमम दूरी मेंटेन करके भी रखेंगे। और दूरी मेंटेन होगी और सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन भी हो जाएगी, हाँ या ना? यानी कि एक दूसरे की प्रेजेंस भी है और एक दूसरे को धक्का भी नहीं दिया जा रहा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। लेकिन ये जो पार्टिकल हैं ये एक दूसरे से एक मिनिमम दूरी पर मौजूद है। अगर वो दूरी हमने क्या कर दी, कम करने की कोशिश करी, इस दूरी को हमने क्या करना कोशिश किया, कम करने की कोशिश की, यानी कि पार्टिकल को पास लाने की कोशिश करी, तो यही पार्टिकल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और रिपल्शन से एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हाँ या ना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए, हाँ या ना, क्विकली। यस सर। ये कितने लोगों को समझ आ गया? ये क्लियर है पॉइंट, हाँ या ना? आप देखिए, यही चीज केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करता हूं मैं। केमिकल एड्सॉर्प्शन में ग्राफ कुछ ऐसा प्लॉट होगा। ग्राफ कैसा प्लॉट हुआ, कुछ ऐसा। और ये कैसा ग्राफ है ये समझ लो। इसका मतलब ये है कि जब केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो पहली बात तो उस केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। और आप जब इस मिनिमा के पास आ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है इस मिनिमा को क्रॉस करने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए, मतलब इस पॉइंट पे आप नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बना है। तो हमने इतना लंबा डिप क्यों लिया, हमने यहीं से क्यों नहीं जंप कर दिया इसके ऊपर? इस मिनिमा को क्रॉस करेंगे, बेसिकली वो डिस्टेंस पे ही तो पहुंचना है। बॉन्ड कब बनेगा सरफेस के साथ, जब पार्टिकल्स में आपस में एक दूसरे की प्रेजेंस से क्या ना हो, रिपल्शन ना हो, तो वो आसानी से सरफेस पे चिपक जाएगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। इस केमिकल बॉन्ड को बनाने के लिए, या मैं कह दूं कि इस केमिकल बॉन्ड को इस पर्टिकुलर मिनिमा से कूदने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस केमिकल बॉन्ड का जो ईज है, इस केमिकल बॉन्ड का वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे ये सरफेस को चिपका रहा है, वो मिनिमा हमारा काफी नीचे की तरफ है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस अब जब ये सर, केमिस्ट ऑप्शन वाला थोड़ा समझ नहीं आ रहा, क्या मैं बता हुआ रहा हूँ बेटा, उसमें? फिजिकल एड्सॉर्प्शन में रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, या मैं ये कह सकता हूँ कि जब फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो इनके बीच में लगने वाली वेंडरवॉल फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए इनका जो मिनिमा है, यानी कि जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे एड्सॉर्प्शन होनी शुरू होगी, वो एक कम डिस्टेंस पे, कम सेपरेशन पर ही सेट हो जाएगा। लेकिन जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है वो इन्वॉल्व करता है स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, और स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्वमेंट में बहुत सारी चीजें काउंट होंगी। इसमें ओवरलैपिंग भी काउंट होगी, इसमें रिएक्शन एनर्जी एनर्जी जो इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट में एनर्जी एक्सचेंज भी काउंट होगा। तो इट मींस जो केमिकल बॉन्ड बनने के लिए एक मिनिमम डिस्टेंस है या जो दूरी है, वो ऑब्वियस ही बात है इस फिजिकल एड्सॉर्प्शन के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए, मतलब ज्यादा इन द सेंस और पास होने चाहिए वो, तभी तो ओवरलैपिंग होगी बेटा, हाँ या ना? यस सर। अब जब ये पास लाना पड़ेगा तो मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो कोशिश करेंगे भागने की, एक दूसरे को रिपेल करना चाहेंगे।
लेकिन मुझे क्या करना है, केमिकल बॉन्ड बनाना है, तो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ेगा इसके ऊपर। एम आई क्लियर? यस सर। अगर केमिकल मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है, तब जाके इतनी एनर्जी का एक्सचेंज करने के बाद ये केमिकल मिनिमा सेट जो होगा सेट होगा, और इस केमिकल मिनिमा के बाद केमिकल बॉन्ड बनेगा। क्या ये बात आप समझ आ गई? यस सर। अगर अब केमिकल मिनिमा बन गया है, तो मेरा अगला क्वेश्चन सुनना ध्यान से। आप मुझे बताओ, किस जगह से वापस जाना आसान है? इस जगह से वापस जाना आसान है या इस जगह से वापस जाना आसान है? जल्दी बोलो, किस जगह से वापस जाना आसान है? रिएक्टेंट अगर वापस जो इंटरमीडिएट बनाया हुआ है उस इंटरमीडिएट से वापस अगर रिएक्टेंट बनना चाहे, तो किस कंडीशन में उसके लिए आसानी है? पहले वाले केस में या इसी दूसरे वाले? वाले में। क्यों पहले वाले केस में, क्यों? ईज और सेपरेशन कम है ना सर। बात समझ आ रही है, हाँ या ना? एम आई यस क्लियर सर। टू ऑल? जल्दी बोलो। और सेकंड वाले केसेस में क्या हो रहा है? सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है? आपको वापस जाने के लिए इतने बड़े एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि पार्टिकल के खुद के पास इतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाए। इसीलिए हमने कल पढ़ा था कि केमिकल एड्सॉर्प्शन जो होती है वो कैसी प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जबकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो कैसी प्रोसेस है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन कैसी प्रोसेस है? जल्दी बोलो। ये रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या मेरी बात समझ आ गई, हाँ या ना? यस सर। ये क्लियर है सही बच्चों को? प्लीज रेशियो है जितने लोग को ये समझ आ गया। बच्चों इज इट क्लियर, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन का और जवाब देना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता हूँ आपसे। कह रहा अगर टेम्परेचर का असर स्टडी करें हम, x अपॉन m वर्सेस t का असर पढ़ते हैं। x क्या है यहाँ पे? अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड। व्हाट इज x? अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड। m यहाँ पे क्या है? मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, यानी कि जिस एड्सॉर्बेंट सरफेस पर चिपकने वाला है गैस, उस गैस का अमाउंट तो हो गया x, और जितने मास पर चिपकने वाला है वो मास हो गया मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, और t हो गया हमारा टेम्परेचर। अब होता क्या है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में ग्राफ कुछ ऐसा होता है, रिटार्डिंग ग्राफ होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन का। और ये क्यों होता है ये आप जानते ही हो। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी एक, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। और रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए मैंने बताया था डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव तभी होगी जब डेल्टा एच क्या होगी? नेगेटिव होगी, और डेल्टा एच नेगेटिव होने के साथ साथ डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से बड़ी होगी। कितने लोगों को ये बात पता है? क्योंकि डेल्टा एस क्या है यहाँ पे? एंट्रोपी, और एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। जैसे ही पार्टिकल सरफेस पर चिपकेंगे, बताओ एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? खुशी, जैसे ही पार्टिकल सरफेस पर चिपकेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी बेटा? सब बढ़ेगी। घटेगी। एंट्रोपी होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कितनी आसानी से आप घूम सकते हो, आवारागर्दी कर सकते हो। तो आप मुझे बताओ, जब पार्टिकल गैस के पार्टिकल सरफेस पे चिपक जाएंगे तो क्या वो फ्री रहेंगे या वो बंध गए? बंध जाएंगे। अगर बन जाएंगे। अगर बन जाएंगे तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव। और आप थोड़ा मैथ सभी अगर लगाओ तो मैं क्या कह रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ से ऐसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहली बात तो नेगेटिव ये है, बाहर भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव के साथ साथ टी के बढ़ने से क्या बढ़ गया? इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, हाँ या ना? अगर मैग्नीट्यूड बढ़ गया तो टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच से बड़ी हो गई, और अगर टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच से बड़ी हो गई तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। रिएक्शन पॉजिटिव कैसी हो हो गई? जाएगी तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी? नॉन नॉन फीजिबल हो स्पॉन्टेनियस। जाएगा। इसका मतलब
टेम्परेचर बढ़ाने पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन कम होती है, नॉन फिजिकल होती जाती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए हाँ या ना। बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्विकली रेज योर हैंड। Yes, sir. आर्यन, अवनी, ध्रुव, इशिता, खुशी, पलक, ये क्लियर है बेटे? यस सर। ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो इसके आगे की बात सुनो। हम बात करेंगे केमिकल एब्जॉर्प्शन की। केमिकल एब्जॉर्प्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, सेम प्रोसेस के अंदर केमिकल एब्जॉर्प्शन ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अब इसमें क्या स्टडी करते हो आप? ये इस तरीके से 3 पोर्शंस बन रहे हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आके हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन कम होती चली जाएगी, x/m वर्सेस टी का ग्राफ। एक चीज ध्यान रखना, ये वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है, एक मिनट बचो, हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पहले तो आप नोटिस कर रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है, हाँ या ना? और होना भी चाहिए। पार्टिकल्स जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने के बाद वो अपनी एनर्जी का लॉस करेंगे और सरफेस के ऊपर ही बॉन्ड फॉर्म करना शुरू कर देंगे, सरफेस के साथ बॉन्ड बनाएंगे, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। लेकिन अब एक चीज नोटिस कीजिए, ये कब तक होगा ये प्रोसेस हमारे साथ ऐसा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर भी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, जब तक ये सरफेस जो है पूरी तरीके से क्या ना हो जाए, सैचुरेटेड ना हो जाए। क्या ना हो जाए? सैचुरेटेड। व्हाट इज सैचुरेटेड? Saturated. जल्दी से बोलो। यानी कि जो सरफेस है इसके ऊपर गैस के पार्टिकल्स ने आके एक लेयर फॉर्म ना कर ली हो, जैसे ही अब कोई जगह नहीं बची तो हम कहते हैं कि सरफेस कैसी हो गई है? सरफेस हो गई है सैचुरेटेड। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए, सरफेस कैसी हो गई है? सैचुरेटेड। ये बात क्लियर है सही बच्चों को? जल्दी बोलिए। अगर Yes, सरफेस sir. सैचुरेटेड हो गई है तो अगर मैं चाहूं तो इस ग्राफ को इस तरीके से पैरेलल दिखा सकता हूं। अब क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने के बावजूद भी इस रिएक्शन पे एड्सॉर्प्शन का कोई असर नहीं होगा, या ये रिएक्शन के अंदर एड्सॉर्प्शन का रेट नहीं बढ़ने वाला। कारण क्या है? अब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी रिएक्शन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? सर सैचुरेटेड होने पे इंडिपेंडेंट हो जाता है। यस, वो तो है ही। देखो ना, टेम्परेचर का जो असर था वो हमारी एड्सॉर्प्शन पे कब तक था? मैं एड्सॉर्प्शन का रेट कब तक स्टडी करूंगा? एड्सॉर्प्शन का रेट मैं तब तक ही स्टडी कर सकता हूं जब तक कि मेरे पास सरफेस मौजूद है, क्योंकि सरफेस पर क्या होगा? सरफेस पे होगा एड्सॉर्प्शन। अगर एड्सॉर्प्शन को हम एड्सॉर्प्शन को स्टडी करना चाहते हैं तो मेरे पास सरफेस होना जरूरी है, सरफेस के पास खाली सरफेस भी खाली होना जरूरी है। अगर सरफेस पूरी तरीके से भर गई है तो आप इसे स्टडी कैसे करोगे? जल्दी बोलो, आप इसको स्टडी कैसे करोगे अगर सरफेस पूरी तरीके से भर जाए तो? ठीक है, इसका मतलब सैचुरेशन आने पर सरफेस बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, और इसी टाइम पे अगर इस सरफेस को आप प्रेशर का भी असर पड़ने की कोशिश करोगे, प्रेशर का भी अगर आप इंपैक्ट पड़ने की कोशिश करें तो इस पर्टिकुलर कंडीशन पे प्रेशर का भी कोई इंपैक्ट नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। यानी जितनी भी हम वेरिएबल्स हैं उनको हम स्टडी कर सकते हैं केवल तब तक जब तक कि एड्सॉर्बेंट जो है वो क्या ना हो जाए, वो सैचुरेटेड ना हो जाए, उसके ऊपर एड्सॉर्बेट आके एक लेयर फॉर्म ना कर ले, तब तक हम प्रेशर और टेम्परेचर के असर को स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद सैचुरेट होने के बाद दोनों के ही असर से वो क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक फंडास थे जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू पूछ सकता है वो, कि क्यों सेपरेशन कम होती है केमिकल एड्सॉर्प्शन में, क्यों सेपरेशन ज्यादा होती है फिजिकल एड्सॉर्प्शन में, कौन सी फोर्स काम कर रही होती है, कौन सी प्रोसेस रिवर्सिबल क्यों होती है, किसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस करना इजी होता है, किसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है, और क्यों प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते वक्त जो गैस होती है उसके अंदर टेम्परेचर का क्या असर होता है, किस टेम्परेचर तक, किस पर्टिकुलर कंडीशन तक टेम्परेचर और प्रेशर का असर हम स्टडी कर सकते हैं। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ये अब आप कर पाओगे आई बिलीव। इज इट क्लियर टू ऑल? अवनी, इज इट क्लियर? जल्दी Yes, बोलिए। sir. ठीक है,
अब आगे समझिए। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट हुए फ्रेंडुलिक, इन्होंने स्टडी किया एड्सॉर्प्शन को, और दो पैरामीटर्स में इसने इसको स्टडी किया। एक बनाया इसने फ्रेंडुलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, और एक इसने बनाया फ्रेंडुलिक एड्सॉर्प्शन आइसोबार। क्या बोला मैंने? एक क्या बनाया इसने? फ्रेंडुलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। व्हाट इज आइसोथर्म? पहले तो ये बताओ मुझे, जल्दी बोलिए। टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर जिसमें कांस्टेंट हो, ऐसा उसने एड्सॉर्प्शन की स्टडी करी है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखा। उसने इस ग्राफ को नाम दिया फ्रेंडुलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। और एक जो ग्राफ है वो बनाया उसने फ्रेंडुलिक एड्सॉर्प्शन आइसोबार। क्या बनाया? फ्रेंडुलिक एड्सॉर्प्शन आइसोबार। अब ये क्या होता है दोनों? फ्रेंडुलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म में क्या हो रहा है? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया, और आइसोबार में क्या किया आपने? प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। और दोनों ही केसेस में, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में और एड्सॉर्प्शन आइसोबार में, उसने एक ग्राफ प्लॉट किया। और वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जब वो आप ग्राफ स्टडी करते हो कि भाई उस ग्राफ में बेसिकली हो क्या रहा है, तो पहला उसने जो ग्राफ स्टडी किया वो प्रेशर के टर्म्स में स्टडी किया। और वो ग्राफ क्या है मैं अभी प्लॉट कर रहा हूं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा ग्राफ प्लॉट किया उसने। x/m वर्सेस p, ठीक है। अब इसमें इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसके अंदर तीन पोर्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, हाँ या ना? जल्दी बोलो, इसमें तीन पोर्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, हाँ या ना? यस सर। अब इन तीन पोर्शंस की टर्म्स में हम पूरे ग्राफ को स्टडी करेंगे, और वो कौन सा ग्राफ कहलाता है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली फ्रेंडुलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इसमें चाहो तो एक लाइन में लिख लो, इन दिस काइंड ऑफ ग्राफ, in this kind of graph, the rate of adsorption is calculated with respect to pressure and temperature of gas is kept constant, and temperature of gas is kept constant, ठीक है। अब इस ग्राफ को स्टडी करने के लिए मैं काम कर रहा हूं, मैं इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। ये पहला हिस्सा जो इंक्रीमेंट शो कर रहा है, दूसरा हिस्सा जो डाउनफॉल दिखा रहा है, और तीसरा हिस्सा जो पैरेलल हो गया, ठीक है जी, हाँ या ना? ये फर्स्ट हिस्सा, ये सेकंड हिस्सा और ये थर्ड हिस्सा। इसने एक रिलेशनशिप निकाली। इसने कहा x/m, यानी कि जो x की बात क्या थी बताया था ना आपको, व्हाट इज x? ऊपर बताया था अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब, व्हाट इज m? मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो उसने कहा x/m अगर मैं कर रहा हूं यानी कितना गैस कितने सब्सटेंस पे एड्सॉर्ब हो रही है, तो बेसिकली रेट ही निकाल रहा हूं, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन का। इसको उसने स्टडी किया टेम्परेचर कांस्टेंट करके इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और ऐसा फाइंड आउट किया कि x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। n यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू है जो इस इक्वेशन को उसने जस्टिफाई करने के लिए ली। और जैसे ही उसने प्रोपोर्शनलिटी से हटाया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लेकर आया, वो x/m इज इक्वल्स टू k p की पावर 1/n। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? तो 1/n क्या है? n यहाँ पर एक बेसिकली वेरिएबल है जो इस इक्वेशन के अंदर स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया जाएगा। बेसिकली स्लोप ही है 1/n इसकी, जहाँ पे n एक इंटीग्रल वैल्यू है। कहाँ तक स्लोप क्या होगी, क्या वैल्यू होगी, ये स्टडी करने के लिए उसने एक वेरिएबल ले लिया n, ठीक है। तो x/m जो उसने कहा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है p के ऊपर, और p की भी किसके ऊपर? p की एक वैल्यू के ऊपर जो क्या है 1/n पर डिपेंड करती है, और n एक इंटीजर वैल्यू है। और वो कैसे निकाला उसने अभी समझाऊंगा पूरा। उसने हटाया प्रोपोर्शनैलिटी, तो यहाँ पर आ गया x/m इज इक्वल्स टू k p की पावर 1/n।
अब इसने दोनों तरफ log ले लिया तो ये बन गया log x अपॉन m इज इक्वल्स टू log k प्लस 1 अपॉन n log p। कितने लोग को ये बात समझ आ रही है? log x अपॉन m इज इक्वल्स टू log k प्लस 1 अपॉन n log p समझ आ रही है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. सर अगर मैं यहाँ पे log x अपॉन m वर्सेस log p का ग्राफ प्लॉट कर दूं, क्योंकि ये कौन सी इक्वेशन है अगर ध्यान से देखो तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c है, जिसमें इंटरसेप्ट कितना है log के, स्लोप कितनी है 1 अपॉन n। तो log x अपॉन m और log का ग्राफ प्लॉट किया है तो कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, हाँ या ना? जिसमें ये वाला पोर्शन क्या बन गया, इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू log के, और इसकी स्लोप निकालनी हो तो स्लोप निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये एंगल थीटा हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो जो इसकी स्लोप आएगी वो कितनी आएगी 1 अपॉन n। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए। इस पर्टिकुलर पॉइंट की स्लोप निकालना आता है या नहीं आता है? तो फिर इसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने 11th क्लास में। यस सर Yes, सर sir. इसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल लेते हैं, वही हमारा, उसी से हम m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकाल के स्लोप निकाल लेते हैं। एम आई क्लियर टू यू? हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी के लिए मैंने जो समझाना था आपको वो बात समझ आ गई। इसने log x अपॉन m और log में ग्राफ प्लॉट किया, जिसमें ये चल गया पता कि 1 अपॉन n स्लोप है। आप नोटिस कीजिए पहले वाले ग्राफ के अंदर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री tan थीटा आ रही है, स्लोप यानी कि 1 आ रही है, m इज इक्वल टू 1045 है ना, तो 1045 1 होता है, 1 कब आएगा? अब नोटिस कीजिए पहले केस में जो फॉर्मूला था x अपॉन m इज इक्वल्स टू k p की पावर 1 अपॉन n, इसको हटा दो k को, ये हो जाएगा x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n। स्लोप 45 डिग्री तभी आएगी जब x अपॉन m डायरेक्टली डिपेंड करेगा p के ऊपर। अरे डायरेक्टली होगा तभी तो, जितना वो बढ़ेगा उतना वो बढ़ेगा, तभी तो ये इक्वेशन जो दिख रही है हमें स्ट्रेट लाइन तभी तो आ सकती है जब जितना x अपॉन m बढ़े उतना p बढ़े। ये इक्वेशन कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन दिखा रही है, नहीं दिखा रही है? जल्दी बताओ। अरे जितना मैंने ये ग्राफ Yes, sir. प्लॉट किया है, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब टिल दिस पर्टिकुलर पोर्शन x अपॉन m की जो वैल्यू है, x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n, और इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर n की वैल्यू क्या रहेगी 1, हाँ या ना? करके देखो एक बार। अगर मैं n की वैल्यू 1 कर दूंगा तो मेरा काम आसान हो गया या नहीं हो गया? जल्दी बोलो। अगर मैंने n की वैल्यू 1 कर दी तो मेरा काम हो गया या नहीं हो गया? अरे जैसे ही 1 हुआ तो x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p हो गया, बोलो हाँ या ना? जल्दी बोलिए हाँ या ना? यस सर ठीक है। जो सेकंड पोर्शन है, जरा मैथ्स लगाना है इसके अंदर, सेकंड पोर्शन में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, n की वैल्यू क्या होगी? ये घट रहा है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी सेकंड पोर्शन में? Less x than 1. अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 1। क्यों बच्चों? Yes, sir. अब n की वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी तो ऑब्वियसली बात है 1 अपॉन वैल्यू क्या हो जाएगी, लगातार छोटी होती जाएगी, मतलब वैल्यू बड़ी होगी उसकी, लेकिन ये प्रोपोर्शनलिटी में है x अपॉन m। बच्चों ये बात समझ आ रही है या नहीं? सेकंड के समझ नहीं आया। देखो आप बस सिंपली एक चीज ध्यान दो, आपको ग्राफ को स्टडी करना है, ग्राफ को रीड करना है। अब ग्राफ को हम रीड कैसे करेंगे? 1 अपॉन n की क्या क्या वैल्यूज ले, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स से भी निकाल सकते हो। अब उसने पूछा पहले वाले केस में इक्वेशन कैसे जा रही है, तो पहले वाले केस में आप नोटिस कर रहे हो कि इक्वेशन क्या जा रही है, बिल्कुल सीधी जा रही है, हाँ या ना? पहले वाले केस में n की वैल्यू क्या जा रही है, सीधी जा रही है, नहीं जा रही है? इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा आपको, n की वैल्यू को 1 लेना पड़ेगा, और जैसे ही आप n की वैल्यू को 1 लोगे हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर अब दूसरे वाले केस में आपने कहा कि ग्राफ की वैल्यू, जो हमारी वैल्यू आ रही है वो घट रही है। अगर वैल्यू घट रही है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मैं इस केस में सेकंड पोर्शन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाई प्रेशर्स पे, यानी प्रेशर की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। प्रेशर की वैल्यू जब मैं बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब क्या है कि जितनी जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना x अपॉन n की वैल्यू भी डायरेक्टली बढ़ेगी।
जल्दी बोलो। x अपॉन m पहले वाले पोर्शन में लीनियरली वेरी कर रहा है। दूसरे वाले पोर्शन में हमने क्या स्टडी करा कि दूसरे वाले पोर्शन में p की जो वैल्यू है वो क्या कहते हैं 1 से लेकर छोटी वैल्यू के बीच में लाई करेगी, क्योंकि जैसे ही p की पावर 0 हो जाएगी, खुद सोचो p की पावर 0 वाला पोर्शन कौन सा है हमारा, p की पावर 0 वाला पोर्शन ये वाला है। जैसे ही p की पावर 0 हो जाएगी ये ग्राफ क्या हो जाएगा, x अपॉन m इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यानी कांस्टेंट वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. इसका मतलब मेरी जो वैल्यू लाई करने वाली है वो इस वैल्यू की, इस n की वैल्यू 1 से लेकर 1 और 0 के बीच में, इसको हम स्टडी करेंगे, हाँ या ना? यानी n की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी रहेगी या इक्वल टू 1 हो सकती है। n की वैल्यू 0 से तो बड़ी रहेगी, लेकिन n की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी या उसके इक्वल होगी। तो इसी के बीच में हम n को स्टडी करेंगे। एम आई क्लियर ऐश्वर्या? यस सर। तो ये फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसो हमने बेसिकली हमें सिर्फ इतना ही बताया, इसमें कोई न्यूमेरिकल भी नहीं आएगा आपका, ये खाली एक जानकारी के लिए ही है कि जब आप एडजॉर्प्शन आइसोथर्म या एडजॉर्प्शन आइसोबार पढ़ते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी कंडीशन ऑफ n तक ग्राफ के अंदर लीनियर इक्वेशंस आएगी, या हम कहें कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन लीनियरली बढ़ेगा, और कब n की वैल्यू क्या हो जाए कि जिससे कि जो x अपॉन m है वो प्रेशर के चेंज होने पर भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आपको बात शायद समझ आ गई होगी कि टेम्परेचर के बढ़ने पर भी क्यों फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उस पर्टिकुलर सरफेस पे इतनी कंसंट्रेशन आ जाती है जिसको हम लोग बोल देते हैं सैचुरेशन, और सैचुरेशन के बाद ना तो असर प्रेशर का दिखाई देगा और ना ही असर आपको फिर टेम्परेचर का दिखाई देगा। x अपॉन m उस केस में इंडिपेंडेंट हो जाएगी चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टेम्परेचर पे या चेंज इन प्रेशर पे। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया, इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बेसिक जानकारी के लिए पढ़ाया गया आपको कंसेप्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपने पढ़ना है वो पढ़ना है कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्लास 11th में ही पढ़ा था बेसिक आइडिया कैटलिस्ट का। पहली बात तो कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट एक वो सब्सटेंस है, एक वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली एंटिटी है जो कभी रिएक्शन में खुद इन्वॉल्व नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन के अंदर रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का और कई बार रिएक्शन के रेट को घटाने का भी काम करता है। क्या कहा मैंने? बेस्ट वर्ड में कहूं तो कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करता है। क्या करता है? रिएक्शन के रेट को ऑल्टर, रेट कहें या रिएक्शन के मैकेनिज्म को क्या करता है? ऑल्टर करता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? व्हाट इज द Yes, फंक्शन sir. ऑफ कैटलिस्ट? एक लाइन में क्या लिखोगे? कैटलिस्ट ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। दो तरह के हमें कैटलिस्ट पढ़ने के लिए आएंगे इस चैप्टर में, एक होता है होमोजीनियस कैटलिस्ट और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। कौन कौन से? पहला कौन सा है? होमोजीनियस, और दूसरा कौन सा है? हेट्रोजीनियस। दोनों का डिफरेंस समझ लो होमो और हेट्रो में। होमोजीनियस कैटलिसिस वो होते हैं जब आपके रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट से लेके कैटलिस्ट सब सारे के सारे एक ही फेज में हो। सब किस में हो? एक ही फेज में। कौन कौन? कैटलिस्ट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ऑल आर इन सेम फेज, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? होमोजीनियस कैटलिस्ट। एम आई क्लियर? क्या क्या कहा मैंने? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इवन कैटलिस्ट, इन सबका क्या सेम हो? फेज सेम हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे N2 गैस, 3H2 गैस गिव्स 2NH3 और ये भी गैस है। ठीक, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज सेम है, हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. अब मान लो मैं इसके अंदर कि कोई भी कैटलिस्ट ले लेता हूं, हालांकि हर रिएक्शन का एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट होता है। तो अगर मैं इस केस में एक कैटलिस्ट ले लेता हूं, जैसे हमने इसमें ऑस्मियम ले लिया, अब ऑस्मियम भी किस फॉर्म में ले लिया? हमने गैसेस फॉर्म में ले लिया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? तो अब ये भी गैस, ये भी कैटलिस्ट क्या हो गया हमारा? गैसियस फॉर्म में है, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। तो बताओ ये होमोजीनियस कैटलिस्ट हुआ या होमोजीनियस प्रोसेस हुई या हेट्रोजीनियस प्रोसेस हुई? जल्दी बोलिए।
हाँ या ना? तो होमोजेनस चारों एक ही होमोजेनस फेज। कैटलिस्ट हो गया। अब मान लो मैं इसके अंदर कोई एक मेटल पीस ले लेता, मेटल पाउडर ले लेता, और मेटल पाउडर होता सॉलिड, तो आप बताओ क्या ये रिएक्शन होमोजेनियस रही? नहीं सर। उस केस में क्या बन जाती है? हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस क्या होती है? जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट में कोई एक का भी फेज क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए। क्या डिफरेंट हो जाए बच्चों? फेज डिफरेंट हो जाए। तो ऐसे कैटलिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। एम आई क्लियर टू ऑल? एम आई क्लियर टू ऑल? सर जल्दी इसमें से। सिर्फ कैटलिस्ट का फेज डिफरेंट होगा ना? किसी का भी रिएक्टेंट, प्रोडक्ट या किसी का भी फेज डिफरेंट हो जाए तो वो क्या कहलाता है? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। समझ आ रही है बेटा? यस। अब हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का जो मैकेनिज्म होता है ना, इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं और वो पॉइंट्स पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में दिए हूं, किसी के पास एनसीईआरटी हो तो साथ साथ खोल सकता है ताकि बाकी लोगों के लिए भी इजी हो जाए। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में 5 पॉइंट है। कितने पॉइंट्स है? 5। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में, मैं को पहले क्लियर करता हूँ कंसेप्ट क्या है इसका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का। कि सबसे पहले एक इसे ऐसे समझो कि एक मैरिज ब्यूरो है, एक मैरिज ब्यूरो या एक मैरिज ब्रोकर है। उसके पास ए नाम की फैमिली आई और बी नाम की फैमिली आई, दोनों ने इसको अप्रोच किया। ए को भी अपने बेटे की शादी करानी थी और बी को अपनी बेटी की शादी करानी थी। तो ए ने पहले आके इसको फोन किया कि हम मिलना चाहते हैं आपसे, बी ने बी से फोन किया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। अब ए इसके पास अराइव हुआ और अराइव होके यानी कि इसके साथ बैठा, इससे बॉन्डिंग हुई ए की, ठीक है। ऐसे ही बी भी अराइव हुआ और बी ने भी इसके साथ बॉन्डिंग फॉर्म करी, ठीक है। अब इसने देखा कि ए की जो डिमांड्स थी, मतलब ए की जो रिक्वायरमेंट्स थी, वो बी वाली फैमिली की जो गर्ल है वो बिल्कुल मैच कर रही थी। तो इसने क्या किया, इसने ए और बी को आपस में मिलवाया कि, और विद वाया अपने, मतलब बीच में खुद रहा और इनको ए और बी को मिलवाया। ए और बी के अंदर क्या हुआ, दोनों फैमिलीज के अंदर एक दूसरे के इन्होंने गुण मिलाए और बाकी चीजें, लाइक्स और डिसलाइक्स मिलाई। तो इन्होंने देखा कि दोनों फैमिलीज जो है ये बिल्कुल सही है और बच्चे जो है आपस में ये आगे बढ़ सकते हैं अपने लाइफ में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमारी तरफ से डन है, और इन्होंने ए बी नाम का एक प्रोडक्ट फॉर्म किया, जिसमें जिस शादी में भी इसको भी बुलाया गया, ब्रोकर को बुलाया गया। अब ये ए बी प्रोडक्ट जब बना, अब काम खत्म हो गया किसका? ब्रोकर का काम खत्म हो गया, जो मैरिज ब्यूरो वाला था उसका काम खत्म हो गया, और ये ए बी नाम का जो प्रोडक्ट था वो इस मैरिज ब्यूरो वाले पर्सन से दूर हो गया और अपनी लाइफ में सेटल हो गया। और ये मैरिज ब्यूरो वाला जो है फिर से दोबारा शुरू हो गया नए नए लोगों की शादियां करवाने के लिए, यानी कि इसकी सरफेस फिर से खाली हो गई। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को पूरी स्टोरी? यस। अगर ये स्टोरी समझ आ गई तो पॉइंट समझ आएंगे आप लोगों को। मैं पॉइंट बता रहा हूँ, किसी के पास एनसीईआरटी हो तो सबसे पढ़ सकते हो आप लोग एनसीईआरटी में। पहला होता है इंट्रोडक्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट। इंट्रोडक्शन हो रहा है और डिफ्यूजन हो रहा है किसका? ऑफ रिएक्टेंट। किसके ऊपर? किसकी सरफेस के ऊपर? ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? रिएक्टेंट आए, कैटलिस्ट की सरफेस से चिपक गए। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? अभी इसको ये देखो, ये पहला वाला स्टेप है ना, वो ये है डिफ्यूज, मतलब दे आर कमिंग इन द विसिनिटी ऑफ कैटलिस्ट। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है? एड्सॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल। अब बॉन्ड बना लिया, जो सरफेस है उसने ए के साथ भी बॉन्ड बना लिया और बी के साथ भी बॉन्ड बना लिया, यानी कि एड्सॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट ऑन कैटालिटिक सरफेस। कैटालिटिक सरफेस पे उसने क्या कर लिया है? बॉन्ड बना लिया। ए ने भी बॉन्ड बना लिया और बी ने भी बॉन्ड बना लिया। ये स्टेप कौन सा हो गया? स्टेप 2। क्या मेरी बात समझ आ रही है? एम आई क्लियर टू ऑल? पहले क्या हुआ है? डिफ्यूजन हुआ है। दूसरा एड्सॉर्प्शन हो गया मॉलिक्यूल का, किसके ऊपर? सरफेस की, कैटलिस्ट सरफेस के ऊपर। तीसरा पॉइंट है आपका फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। ये भी आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा है, यानी कि दो लोगों के बीच में आपस में बॉन्डिंग हो रही है, और किसके ऊपर? किसको बीच में रखते हुए? ऑन द कैटालिटिक सरफेस। कैटलिस्ट की सरफेस पर ही
इंटरमीडिएट यानी कि बातचीत करने के लिए अलाउ कर दिया कैटलिस्ट ने। और बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, अगर केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो इनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन होनी शुरू हो गई है। किसके बीच में? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। किसकी प्रेजेंस में? ध्यान रखना, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है सब कुछ, यानी कौन अभी भी इन्वॉल्व है? अभी भी कैटलिस्ट की सरफेस इन्वॉल्व है। ये जो इंटरेक्शन देखिए डॉट वाला बनाया जो हम लोगों ने, ए और बी के अंदर जो डॉटेड इंटरेक्शन हो रही है, ये थर्ड स्टेप है, यानी कि इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए हाँ या ना। अभी ए और बी में इंटरेक्शन हुई है, ए बी बना नहीं है, ए और बी में इंटरेक्शन चल रही है, थर्ड स्टेप चल रहा है। अब वो जो इंटरेक्शन थी वो बढ़िया रही, लाइक्स और डिसलाइक्स पसंद आ गए दूसरे के आपस में। अब जो चौथा स्टेप है वो हम बढ़ेंगे टुवर्ड्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन, यानी कि अब क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। और जब प्रोडक्ट बन गया तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट बनने के लिए तो सरफेस को छोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर होगी अब डिसॉर्प्शन। व्हाट इज डिसॉर्प्शन? रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट या फिर एड्सॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। यहाँ पे एड्सॉर्बेट कौन हो गया? यहाँ पे एड्सॉर्बेट हो गया ए और बी के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट है ये डिसॉर्प्शन करेगा, कहां से? फ्रॉम कैटालिटिक सरफेस। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? कैटलिस्ट की सरफेस से अब ये प्रोडक्ट एक साथ बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि भाई डिसॉर्प्शन हो गया, काम हो गया इसका, इनकी शादी हो गई, अब इस कैटलिस्ट का थोड़ी रहना है। ये हो गया आपका स्टेप 4। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes. और अल्टीमेटली जो ये जो प्रोडक्ट बना है, इट विल डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम catalyst surface and making surface available again for product formation. क्या मतलब? जो इस सरफेस से निकलने के बाद ये पूरी तरीके से सरफेस को खाली कर देगा, ए बी नाम का जो प्रोडक्ट है, इट विल डेफिनेटली मूव अवे फ्रॉम द सरफेस एंड दिस सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट इज नाउ अगेन एम्प्टी एंड इट इज अगेन अवेलेबल फॉर न्यू रिएक्टेंट्स टू कम एंड टू कंबाइन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या ये मैकेनिज्म क्लियर हुआ आप लोगों को, हाँ या ना? जल्दी बताइए बच्चों, प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू क्विकली। खुशी क्लियर है? आर्यन, अवनी, पलक, ये समझ आ गया? इशिता? Yes, sir. पांचों स्टेप फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। पहले स्टेप में क्या हो रहा है? जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो कैटलिस्ट सरफेस की तरफ डिफ्यूज हो रहे हैं, दे आर कमिंग टुवर्ड्स द कैटलिस्ट सरफेस। सेकंड स्टेप है एड्सॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट ऑन द कैटालिटिक सरफेस, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आके उन्होंने कैटलिस्ट सरफेस से बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली। तीसरे केस में उस कैटलिस्ट ने अलाउ किया इन रिएक्टेंट को आपस में कंबाइन करके इंटरमीडिएट फॉर्म करने के लिए। और फिर चौथे स्टेप में ये जो इंटरमीडिएट बना, इसमें देखा कि भाई प्रोडक्ट जो बन रहा है वो तो स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे अब कैटलिस्ट की सरफेस से बाहर निकालना शुरू किया। इट मींस डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है उसने फाइनल कर लिया कि हाँ अब तो बनना ही है, हमें हम वापस नहीं जा सकते, इसीलिए अब उसने पूरी तरीके से उस कैटलिस्ट की सरफेस को छोड़ दिया। और जैसे ही कैटलिस्ट की सरफेस को उसने छोड़ा, कैटलिस्ट की सरफेस अगेन अवेलेबल हो गई। किसके लिए? नए रिएक्टेंट्स के लिए, ताकि वो आए कैटलिस्ट का सहारा ले और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करें। ऑल द 5 स्टेप्स आर क्लियर टू यू? जल्दी बोलिए। Yes. इसी को समझाने के लिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको। 2 चीजें और आती हैं कैटलिस्ट के बारे में ही। कैटलिस्ट 2 क्या बल्कि 3, कैटलिस्ट की 3 चीजें होती हैं बच्चों। एक टॉपिक होता है एक्टिविटी, एक होता है कैटलिस्ट की सेलेक्टिविटी, और एक होती है शेप सेलेक्टिविटी। पहला क्या है? एक्टिविटी, दूसरा क्या है? सेलेक्टिविटी, और तीसरा क्या है? शेप सेलेक्टिविटी। इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक बच्चा पूरे दिन जो है कुछ नहीं करता, सिर्फ सोता या फिर खेलता रहता। उसकी मम्मी ने कहा बेटा तू एक काम कर, तेरे जो फ्रेंड्स हैं ये खराब है, तू एक काम कर अपनी दोस्ती बुक्स के साथ कर।
तो इस बच्चे ने क्या किया, माँ की बात मानी और चेयर पे बैठ के इसने कोशिश करना शुरू किया और इसने पढ़ना शुरू किया और बुक्स के साथ इसने बॉन्डिंग करने की कोशिश करी, ठीक है। लेकिन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग नहीं हुई, लेकिन हाँ पहले ही कंपैरिजन में बॉन्डिंग इतनी वीक भी नहीं रही, धीरे धीरे से पढ़ने की आदत पड़नी शुरू हो गई। और अब इस बच्चे को ये कह सकते हैं कि जो बुक्स हैं, बुक्स की इस बच्चे के साथ बॉन्डिंग बननी शुरू हो गई है, बॉन्डिंग स्टार्ट हुई। अभी समझाऊंगा पूरी बात। जब बॉन्डिंग स्टार्ट हुई तो उसकी मम्मी ने देखा कि मेरा बच्चा पढ़ने लग गया है, तो अब मम्मी ने बच्चे से डिमांड करी कि बेटा अब तू पढ़ने लग गया है, हमें पता है तू बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाएगा, हम तुझसे एक चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि तू अब थोड़ी सी मेहनत कर और अपना करियर भी संवार ले, और करियर में हम तेरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि तू इंजीनियरिंग का एग्जाम क्वालिफाई कर जाए, उसके लिए भी तू पढ़ना शुरू कर दे। उसने कहा ठीक है मम्मी, मैं पढ़ तो रही हूँ, मैं उसमें और मेहनत करूंगा और मैं इंजीनियरिंग का एग्जाम भी क्वालिफाई कर जाऊंगा। तब उसने इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई करनी शुरू कर दी, एंट्रेंस एग्जाम की। अब बोर्ड का प्री बोर्ड हुआ, बच्चे के 90% मार्क्स आए, पेरेंट्स की जो महत्वाकांक्षाएं थी और बढ़ गई। अब पेरेंट्स ने कहा बेटा तू पढ़ तो अच्छा रहा ही है, अब हमारी बस एक लास्ट विश पूरी और कर दे कि जब तू सिलेक्शन ले ना तो तू इस तरीके से पढ़ाई करियो कि तेरी कम से कम एटलीस्ट शुरू की 2000 रैंक में तेरा सिलेक्शन आ जाए आईआईटी के अंदर या जेई के अंदर, ताकि तुझे एक बढ़िया सा आईआईटी कॉलेज मिल जाए। और आईआईटी कॉलेज जब मिले तो तू कौन सी ब्रांच लियो बेटा जिससे बीटेक करेगा, तू सीएस से बीटेक करियो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब इस तीनों को जरा आप समझो इन टर्म्स ऑफ कैटलिस्ट। पेरेंट्स कैटलिस्ट थे जिन्होंने खुद पढ़ाई नहीं करनी थी, पढ़ाई तो बच्चे नहीं करनी थी। बच्चे की पहले आपने क्या प्रोवाइड किया, बच्चे की आपने बॉन्डिंग बनवाई बुक्स के साथ। बच्चे की हालांकि बॉन्डिंग कोई बहुत स्ट्रांग भी नहीं है किताबों के साथ, और बच्चे की बॉन्डिंग बहुत वीक भी नहीं है। बहुत स्ट्रांग होता तो बच्चा बिल्कुल किताबी कीड़ा हो जाता, और बहुत वीक होता तो बच्चा आवारागर्दी करता रहता। इसलिए ये बॉन्डिंग कैसी बनी, इंटरमीडिएट, ना बहुत स्ट्रांग ना बहुत ज्यादा। इसी तरीके से कैटलिस्ट भी क्या करता है, रिएक्टेंट को होल्ड करता है, और होल्ड इस तरीके से करता है कि ना तो रिएक्टेंट के साथ वो बहुत लूजली बाउंड होता है और ना ही रिएक्टेंट के साथ वो बहुत टाइटली बाउंड होता है, क्योंकि उसे रिएक्टेंट को मूवमेंट करने के लिए अलाउ करना होता है। अब रिएक्टेंट मूव नहीं करेंगे, आपस में कंबाइन नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कभी होगी नहीं। तो इट मींस वो मोबिलिटी मेंटेन रखे, लेकिन इतना लूज भी ना करे कि रिएक्टेंट छोड़ छोड़ के भागना शुरू कर दे। इसीलिए एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटी, एंड द एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग इज सच दैट इट शुड नॉट बी टू लूज, इट शुड नॉट बी टू लूज और इट शुड नॉट बी टू स्ट्रांग। या तो बहुत लूज ना हो बॉन्डिंग और ना बहुत स्ट्रांग हो बॉन्डिंग। क्या मेरी बात समझ आ गई? एक्टिविटी, Yes. एक्टिविटी कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग प्रॉपर्टी। और बाइंडिंग प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है कि वो कितने स्ट्रांगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिएक्टेंट को होल्ड करके रखता है। क्या वो बहुत लूजली बाइंड करता है या वो उसको बहुत स्ट्रांगली बाइंड करता है। इनमें से दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इंटरमीडिएट। दूसरा है सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी कैटलिस्ट की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो रिएक्टेंट को एक डिजायर्ड पाथ प्रोवाइड करता है। जैसे पेरेंट्स ने कहा था बेटा तू इंजीनियरिंग कर लेना, ऐसे ही रिएक्टेंट क्या करता, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट को एक डिजायर्ड पाथ प्रोवाइड करता है एक डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिविटी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes. तीसरा है शेप सेलेक्टिविटी। अब जैसे पेरेंट्स ने कहा कि बेटा तुम इंजीनियरिंग करना और आईआईटी से करना और साथ साथ अपनी जो बीटेक करो वो आप सीएस से करना, ऐसे ही कैटलिस्ट भी क्या करता है, कुछ कैटलिस्ट जैसे आपने सुना होगा ZSM5, ये हमने पढ़ा था, जियोलाइट्स में पढ़ा था, है ना, आयन एक्सचेंज मेथड 11th क्लास में था ये, जिसमें क्या करते थे, बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स को छोटे हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते थे। क्यों कन्वर्ट करते थे, क्या काम है ZSM5 का, इसका हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर है इसका, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। तो जब हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर यानी कि इसका अपना एक पोर साइज है, अपनी इसकी एक शेप है, तो अगर कोई हाइड्रोकार्बन बड़ा भी है, कोई बड़ा हाइड्रोकार्बन भी है या बड़ा कोई रिएजेंट भी है या रिएक्टेंट भी है, जब वो इस कैटलिस्ट से पास होगा तो बताओ उसका साइज कैसा हो जाएगा, जल्दी बोलो। इस बड़े रिएक्टेंट का साइज कैसा हो जाएगा जब वो इस हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर से पास करेगा, तो क्या इसका साइज और शेप होने वाली है, बाहर निकलने वाला कुछ ऐसे ही बाहर निकलेगा। देखो ध्यान से, ये ऐसे समझ लो ना, जैसे घर में मम्मी के पास
कद्दूकस करने वाला स्लाइसर होता है, ठीक है। अगर उस स्लाइसर के ब्लेड इस शेप के होते, स्टार शेप के, तो आप ऊपर से अगर आलू को इसके ऊपर श्रेडिंग करते हैं आलू की, तो बताओ नीचे से आलू किस शेप के बाहर निकलते हैं? हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. जो आपका पोर साइज होगा, जो पोर की शेप होगी, उसी शेप का आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, हाँ या ना? आंसर दिया करो हाँ या ना। यही काम आपका शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट कर रहा है। इसका फंक्शन क्या हो गया समझ लो फिर से। बड़े हाइड्रोकार्बन्स को, जैसे एग्जांपल के तौर पे डिस्ट्रक्टिव फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोल, अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं पेट्रोलियम की, तो हम जानते हैं कि क्रूड ऑयल जो होता है उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट है। अब क्या किया आपने, अलग अलग साइज की छन्नी ले ली, समझ लो इसको ऐसे समझो, अलग अलग साइज की छन्नी ले ली आपने और नीचे से क्रूड ऑयल को पास करना शुरू किया। ये पहली छन्नी थी जिसका पोर साइज थोड़ा बड़ा था। फिर आपने जो छन्नी ली उसका साइज थोड़ा सा पहले कंपैरिजन में छोटा हो गया। इसके बाद आपने फिर एक छन्नी ले ली जिसके अंदर पोर साइज और छोटा कर दिया आपने। फिर और छन्नी ले ली आपने जिसके अंदर तो पोर साइज बहुत ही छोटा कर दिया आपने। आप मुझे बताओ यहां से जब क्रूड ऑयल पास हुआ तो बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स वाला जिसका साइज इतना बड़ा था वो यहाँ इस लेवल पे आ गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यानी मान लो हमारे पास यहाँ पे केरोसिन इकट्ठा हो गया, उसके हाइड्रोकार्बन साइज बड़ा होता है। फिर जब क्रूड ऑयल आगे गया, यानी कि ये केरोसिन आगे गया, इसके पार्टिकल्स का साइज और छोटा हो गया जो बाहर निकल रहे हैं। क्यों? जल्दी बोलो, जो पार्टिकल यहां से बाहर निकलेंगे उनका साइज छोटा हो गया। मान लो ये डीजल हो गया। फिर ऊपर गए, इसके पार्टिकल साइज और छोटा है। बताओ यहाँ पे निकला मान लो पेट्रोल। और आगे गए, यहाँ से और छोटा है, यहाँ पे निकली आपकी गैसेस, नेचुरल गैसेस बाहर निकल गई। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? जल्दी बोलो बच्चों। इज इट क्लियर टू ऑल? मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। कंसेप्ट समझ पा रहे हो आप लोग या नहीं समझ पा रहे? शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्या हुआ? शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट बेसिकली छन्नी रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे फिल्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिल्टर का साइज और शेप डिसाइड करेगी कि जो उस फिल्टर के एक तरफ से एंटर हो रहा है रिएक्टेंट है, वो बाहर निकलने वाली शेप उसकी क्या होगी, उसका साइज क्या होगा। क्या ये बात सही है या गलत है? जल्दी बोलो हाँ या ना।